Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. What is revaluation of assets and liabilities? When a new partner is admitted, it becomes necessary to revalue the assets and liability of the firm to their true and fair values. This is done because with the passage of time, the value of certain assets might have increased and while the value of certain other assets might have decreased. And same with the liabilities. The actual value of various assets and liability may be different from the value stated in the balance sheet. जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू शो हो रही है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिट होने के पर क्या होगा कि हो सकता है कि हमारी कुछ वैल्यू जो है एसेट्स की इंक्रीज हो चुकी है और कुछ एसेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। सेम लायबिलिटी भी जो है वो कुछ इंक्रीज हो चुकी है और कुछ डिक्रीज हो चुकी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नया पार्टनर जब आएगा तो उसके आने पर जो भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हुई है, इंक्रीजिंग हुई है एसेट्स में तो प्रॉफिट्स होंगे, इंक्रीजिंग हुई है लायबिलिटी में तो लॉस होंगे, डिक्रीज हुआ है एसेट्स तो हमारा क्या होगा, एसेट डिक्रीज होने पर हमें लॉस होगा और एसेट डिक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज होने पर हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब एसेट्स के और लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज होने पर जो प्रॉफिट हुए हैं उन प्रॉफिट्स को नए पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनका ओल्ड रेशियो जो होता है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी उनकी अर्निंग थी 19% की थी जो वर्किंग थी। जब नया पार्टनर आया ही अब है तो उससे पहले के प्रॉफिट्स में उसका कोई शेयर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर एसेट्स और लायबिलिटी को उनकी जो भी वैल्यू है उस पर करने के बाद जो प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। अब बात आती है कि जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कौन से नेचर का अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या लॉस होते हैं उनको डेबिट साइड में रखते हैं और जो भी हमारी इनकम और गेन्स हैं उनको हम क्रेडिट साइड में रखते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नॉमिनल नेचर का रूल फॉलो होता है, यहाँ डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो देखते हैं यहाँ हम सबसे पहले कौन सी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज जो है जनरल की होगी। जनरल के केस में कौन सी एंट्री हमारी होगी वो आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले डिक्रीज के केस में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हमारा क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा। हमें लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो वही लॉस होने पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। किससे डेबिट होगा, उस पर्टिकुलर एसेट्स। तो जिसका नेम एसेट्स मान ली बिल्डिंग को डिक्रीज हो गई तो बिल्डिंग का नाम यहाँ आ जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर इंक्रीज होती है, ये तो डिक्रीज का था, एसेट्स की बात थी। अगर हम इंक्रीज करते हैं एसेट्स को, मींस हमारी एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो इनकम क्रेडिट साइड में होगी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का सबको समझ में आया डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि
डिक्रीज हुई थी वैल्यू, यहाँ एसेट्स रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट हुई है। एसेट को क्रेडिट क्यों किया गया, जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट्स का खुद का बैलेंस है डेबिट, जब डिक्रीज होगी तो कहाँ जाएगी, एसेट्स क्रेडिट में। सेम अगर इंक्रीज हो रही है एसेट्स तो इंक्रीज होने पर एसेट्स कहाँ जाएगी, डेबिट में। एसेट्स का खुद का बैलेंस डेबिट बैलेंस, जब इंक्रीज होगी तो वो कहाँ होगी, खुद के बैलेंस पर, तो एसेट्स डिक्रीज इंक्रीज कहाँ होती है, डेबिट साइड पर। फिर बात आती है अगर लायबिलिटी के वो करें तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होने पर क्या होगा, रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। सेम अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होगा, लायबिलिटीज डिक्रीज के केस में क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होगा, लायबिलिटी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की वजह से क्रेडिट हो जाएगा। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां बात आती है, अब रिवैल्यूएशन के आपने कभी रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, कभी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, कभी रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, कभी क्रेडिट हुआ। तो डेबिट क्रेडिट होने के बाद लास्ट में क्या होगा कि हम सारा क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो एक तरफ कर लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल जो है वो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बना। यहां हमने क्या किया, अगर एसेट्स डिक्रीज हुई और लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो यहां हमने उसे लिखा डेबिट हुआ। सेम एसेट्स इंक्रीज हुई और लायबिलिटीज डिक्रीज हुई तो हमने यहां उसे लिखा, इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, दोनों के टोटल में जो डिफरेंस है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होने पर आपको क्रेडिट साइड कंपेरेटिवली डेबिट साइड ज्यादा है तो हमें क्या होंगे, प्रॉफिट्स। तो हम यहां प्रॉफिट इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, टू बैलेंस या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही प्रॉफिट जो इसमें कैलकुलेट करने पर आएगा वो कहां जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और अगर लॉस हो जाता है तो भी पार्टनर्स के कैपिटल जो है उससे डेबिट हो जाएगी। तो यहां हम जर्नल एंट्री करेंगे, अगर पार्टनर को प्रॉफिट होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, और पार्टनर्स को लॉस हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे आप यहां। अगर प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट कब होगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कब होगा, जब क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रही है डेबिट साइड से, तो क्या होगा, हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा लास्ट एंट्री में, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट ही होगी। सेम लॉस के केस में क्या होगा, अगर लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर को की जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगी, उनसे ले लिया जाएगा पैसा, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारी लॉस के केस में एंट्री होगी। अगर अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएं
रिवैल्यूएशन अकाउंट, टी शेप के अकाउंट होते हैं, सभी को पता है। ऊपर नेम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब इंक्रीज डिक्रीज तो सबको समझ में आया, लेकिन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो पहले रिकॉर्ड में नहीं है, जो पहले बुक्स में नहीं है, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि अब आपको पे करना पड़ेगा। कोई केस चल सकता है, मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है या किसी की आपने गारंटी दी और रखी है, तो उसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी जो है वो बन रही है, इंक्रीज हो रही है। रिकॉर्ड में नहीं थी लेकिन फिर भी देनी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है? लॉस ही हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। सेम इसी तरह से इसके अपोजिट, बाय इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय डिक्रीज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, पहले लाइबिलिटी क्रेडिटर्स आपके 15,000 के थे, अब 10,000 के रह गए, 5,000 आपको कम पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो गया ना। सेम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो पहले रिकॉर्ड में नहीं थी लेकिन अब आपकी एसेट्स हो गई, आपको आपकी प्रॉपर्टी में ऐड हो गई, तो क्या होगा? बेनिफिट ही है। फिर क्या होगा? दोनों साइड का टोटल, इधर होगा तो लॉस, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो लॉस, सेम इधर होगा तो प्रॉफिट। तो ये हमारा था रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे रिलेटेड 49th इलस्ट्रेशन आप अपनी बुक्स में देखेंगे और हम जनरल एंट्री करेंगे बुक के साथ साथ। फर्स्ट है पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक जो है उसकी वैल्यू जो है अंडर वैल्यू पाया गया 6%। 54,000 की बुक वैल्यू शो की हुई है आपको, स्टॉक की वैल्यू 54,000 की हुई है। स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू बताया गया है, कितना बताया गया अंडर वैल्यू? 10%। और बुक वैल्यू स्टॉक की कितनी है? बुक वैल्यू 54,000। अब जो 54,000 है वो अंडर वैल्यू है, इसका मतलब कि 100% टोटल वैल्यू होती है। अगर मैं 10% कम बताया गया है तो इसका मतलब जो वैल्यू बताई गई है वो कितनी परसेंट की बताई गई है? 90% की। क्लियर? हम यहाँ कहते हैं कि जो बुक वैल्यू है वो 54,000 है, पर वो 90% की वैल्यू है, 100% की नहीं है, क्योंकि अंडर वैल्यू मीन्स उसकी वैल्यू को उससे कम आंका गया है, 10% कम आंका गया है। तो जो 10% हम यहाँ कम करेंगे तो 54,000 जो है वो कितने की वैल्यू है? 90 की। 100 की कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसकी वैल्यू आ जाएगी 60,000। इसका मतलब 60,000 उसकी टोटल वैल्यू है। बुक वैल्यू कितनी थी? 60,000 माइनस 54,000, तो कितनी वैल्यू और ऐड करनी पड़ेगी? 6,000। तो ये 6,000 से हमको स्टॉक को जो है इंक्रीज करना है। जब स्टॉक इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ? 6,000 से। सेम रिवैल्यूएशन भी 6,000 से प्रॉफिट हो गया। सेकंड केस है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अब देखो स्टॉक की वैल्यू जो है ओवर वैल्यूड का केस है, मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूं। ओवर वैल्यू कितने से हुआ? 10%। वैल्यू कितनी है उसकी? 66,000। बुक वैल्यू 66,000। इसका मतलब जो वैल्यू आपको गिवन है वो ओवर है, 100% में +10 है, मतलब कि 110% की वैल्यू दे रखी है। 110 की दे रखी है, आपको कितने की कैलकुलेट करनी है? 100 की
क्योंकि 10 तो हम लेस कर देंगे अभी। तो 100% वैल्यू आपको काउंट करनी है। हमने कहा जो 66,000 वैल्यू है वो 110% की है, हमको कितने की निकालनी है? 100 की। 0 से 0 कट, 11 से 6 पे कट हुआ, तो हमारा आ जाता है क्या? 60,000। सेम अब यहां पर क्या था? 66,000 था। बुक वैल्यू जो है वो इंक्रीज करके दिखा रखी है ना, तो हम यहाँ पर उसमें से वैल्यू लेस करने के बाद 6,000 आ जाएगी और एंट्री हो जाएगी क्या? रिवैल्यूएशन अब हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ाकर दिखा रखा है, एक्चुअल में है नहीं इतने का, तो कम हो गया, कम होएगा तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट है क्या आएगा? डेबिट हो जाएगा और टू स्टॉक जो है वो क्रेडिट। सेम 6,000 से ऐसे ही कह रहे हैं नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू ₹5 lakh, बुक वैल्यू 4 lakh। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज, इंक्रीज हुई है कितने से? 5 लाख हो गई है, मतलब इंक्रीज होकर 5 हो गई है। थी कितनी? 4 थी, इसका मतलब 1 लाख इंक्रीज हुई है। 1 लाख इंक्रीज हुई, क्या करोगे आप? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वैल्यू जो है वो 1 लाख इंक्रीज हो गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा क्या है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय, अब देखो टू और बाय में क्या डिफरेंस है? 5 लाख से इंक्रीज हो गई है, ध्यान देंगे 5 लाख से इंक्रीज हुई है, मतलब पहले 4 लाख उसकी वैल्यू थी, पहले उसकी वैल्यू 4 लाख थी, अब 5 लाख से इंक्रीज हो गई है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 5 लाख, मतलब बुक वैल्यू उसकी पहले कितनी शो हो रही है? 4 लाख, 5 लाख से और इंक्रीज हुई है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 ऐड करने के बाद 9 लाख। तो यहां पर हम कितने से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाएंगे? 5 लाख से। 5 लाख से हमने क्या कहा कि हमारा प्रॉफिट हो गया, हम कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 5 लाख से। सेम अगर हम उस क्विज की बात करें, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, इंक्रीज कितने से हुई? इंक्रीज टू 5 लाख, मतलब कि 4 लाख पहली वैल्यू है, 5 लाख तक हो गई, 5 लाख तक हो गई, तो इसका मतलब 1 लाख इंक्रीज हुई। तो ये केस आप समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डेटर होज ड्यू ऑफ ₹40,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर, पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। कोई बैड डेट्स थे, हमारे डेटर्स थे जो पहले पैसा देने से इनकार कर गए थे, मीन्स हमारे बैड डेट्स हो गए थे, उन बैड डेट्स ने क्या करा है? अब 30,000 हमें पे कर दिया है। तो हमारे पास पहले जो बैड डेट्स थे, जो पहले बैड डेट्स थे, उनकी वजह हमारे पास पैसा आ गया, उनके पास से क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड कितनी अमाउंट? 30,000। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब बैड डेट्स रिकवर्ड को हमने क्या किया? डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 30,000 से। नेक्स्ट वाला आता है an old customer whose account was written off as bad debts has promised to pay ₹15,000 in full settlement of his account ₹25,000। एक कोई ओल्ड कस्टमर है जिसको पहले राइट ऑफ कर दिया था, उसके अकाउंट को हमने क्या करा है? 15,000 से फुल सेटलमेंट किया है, जबकि अमाउंट कितनी थी? 25,000। तो यहां पर हमारे पास 15,000 रिसीव हो रहे हैं डेटर्स से, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हमने बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि इसी साल की बात है, वो पिछले वाला केस था, उसमें लास्ट ईयर की बात थी।
अब बात आती है लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडिंग क्रेडिटर ऑफ फॉर ₹20,000 इज सेटल एट 16,000। एक लाइबिलिटी है जो कि क्रेडिटर्स की 20,000 की, उसको 16,000 में पे कर रहे हैं, तो 4,000 पे नहीं कर रहे, एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है, कितना जाना चाहिए 20, जा कितना है 16, 4,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, क्योंकि कम पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी जब डिक्रीज हो रही है तो क्या आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सेम नेक्स्ट केस कहता है एक कंप्यूटर परचेज किया है 1 अक्टूबर 2016 को फॉर ₹40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, अकाउंट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018 चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 40,000 की कोई कंप्यूटर परचेज किया था 1 अक्टूबर 2016 को। अब देखो अक्टूबर से 31 मार्च 2017, 1 अक्टूबर 2016 को आपने परचेज किया, तो हमारा पहली बार अकाउंट कब क्लोज हुआ इस मशीनरी के कंप्यूटर के आने के बाद, 2017 को। तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक बनते हैं 6 मंथ। 6 मंथ का हमको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि अब जो हमारे अकाउंट बन रहे हैं वो 31 मार्च 2018 के बन रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमारी उसकी वैल्यू कितनी है कंप्यूटर की 40,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। 4,000 बनता है पूरे साल का, 6 मंथ बनेगा 2,000, 38,000 के ऊपर आपने फिर से 10% कैलकुलेट करना है, जो बनता है 3,800। तो हमारी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 5,800 कम हो जानी चाहिए, तो टोटल आ जाता है कितना 34,200 से। तो हम इसकी वैल्यू को जो है कम करके दिखाएंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 34,200 से। जिसको हमने ऑफिस एक्सपेंसेस है मान लिया था, तो पहले हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट थी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के केस में हमने क्या करा, अब एसेट्स बना दी, इसलिए ये डेबिट हुई और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे आप। मे बी 50 तक आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए नोटबुक्स में। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।